बता चुके हैं इनकी प्रोफेसर फुआद इजादी। ये ईरान का जो तेवर दिख रहा है अमलेंदु जी, उससे साफ है कि वो ऐसे मानेगा भी नहीं कि आप कह देंगे चलिए लड़ाई खत्म हो गई। उसकी जो 3 शर्तें हैं कि आप लिखित रूप में दीजिए कि दोबारा हमला आप नहीं करेंगे और जितना नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करिए, और इस तरीके से अगर आपको ये देना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि वो केवल कहने से या किसी मध्यस्थ के जरिए आप वार्ता कर लीजिए उससे खत्म हो जाएगा, या आप अपनी तरफ से खत्म कर दीजिए तो आप सोचेंगे कि अब ईरान भी बंद कर देगा। अब तो आपके बंद करने पर भी ईरान नहीं बन रहा है, उसका कहना है कि अब तो हम इसको निर्णायक स्थिति तक पहुंचा कर ही रहेंगे। बिल्कुल समीर जी, और इधर जो रूस की एक एजेंसी है आरटी, उसने समीर जी एक विजुअल जारी किया है और उस विजुअल में दिखाया गया है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल और जो यूएस के अड्डे हैं उनको पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया, यानी वहाँ बिजली ध्वस्त कर दी है। ये उसने जो है विजुअल जारी किया है और आप समझ सकते हैं कि अब इस तरीके की विजुअल जब आने लगे हैं तो जो 10 दिन बढ़ाने की बात की गई, वो 10 दिन बढ़ाने की बात क्यों की ट्रम्प साहब ने, ये समझ में समीर जी आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमले हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े जो हैं वो हो रहे हैं अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर, ये साफ देखने में आ रहा है। और इधर जो है समीर जी, अब ट्रम्प जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं खाड़ी के देशों पे कि भाई जो अब आप भी जो है इसमें शामिल हो जाइए, और वो कह रहे हैं कि उनका मतलब दबाव है एक तरह से कहा जाए कि जो एक अब्राहम समझौता था, उस अब्राहम समझौते में सऊदी अरब शामिल हो जाए, चूंकि ईरान युद्ध में जो है वो शामिल हुआ है अमेरिका। तो ईरान युद्ध भाई खाली देशों का तो था नहीं जो आप कह रहे हैं कि वो शामिल हुआ, तो आपका युद्ध था, तो आपकी वजह से मुसीबत आई है। तो ये एक जो मियामी है वहाँ एक चल रहा है कार्यक्रम के कॉन्फ्रेंस चल रही है, और उसमें बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध के नतीजे पूरी तरह बदल जाएगा और उस इलाके का भविष्य मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी उतना उज्जवल रहा होगा। और उन्होंने यासिर अल रुमयान, जो इस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों में से एक हैं और एक सऊदी नागरिक भी हैं, का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप आखिरकार अब्राहम समझौते में शामिल हो जाएंगे। और ट्रम्प ने कहा कि कृपया आप वापस जाकर यह बात समझाएंगे कि अब सही समय आ गया है। और इसके बाद एक और चीज है कि बहुत महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी की यहाँ न केवल वो हथियारों की लड़ाई लड़ रहा है ईरान इनके खिलाफ, बल्कि वो साइबर वार भी बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहा है। और जो FBI के डायरेक्टर हैं वहाँ पर काश पटेल, उनके ईमेल्स हैक कर लिए हैं और इसकी पुष्टि भी की गई है FBI की ओर से। जी बिल्कुल, FBI की तरफ से उसकी पुष्टि की गई है, और उसने वो केवल हैक ही नहीं किया समीर जी, उसने वो हैक करके और वो पोस्ट भी कर दिए हैं सारा डाटा जो है। और FBI ने इसकी जो है पुष्टि की है कि उनके हो गए थे, हैक हो गया था, और इसको कहा कि वो पुराना मामला जो है वो था वो जब वो टीम में शामिल नहीं थे उससे पहले के है। और ईरान से जुड़ा हैकर्स का एक ग्रुप है जो खुद को हंडाला हैक टीम कहता है, उसने दर्जनों ईमेल और तस्वीरें पब्लिश की, और उनका दावा था कि उन्होंने ये मेल और तस्वीरें जो है FBI के चीफ काश पटेल के पर्सनल इनबॉक्स से निकाली हैं। और FBI के प्रवक्ता बेन विलियमसन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पटेल का ईमेल हैक हुआ था, और उन्होंने कहा कि हमने इस घटना से जुड़े संभावित खतरों को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए। और विलियमसन ने बताया कि इस डेटा का स्वरूप पुराना है, उसमें सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी शामिल नहीं है। और हंडाला ग्रुप जो है ये खुद को फिलिस्तीन समर्थक विजिलेंट यानी निगरानी रखने वाला समूह बताता है। उसने ये भी दावा किया है कि उसने हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मध्य पूर्व में काम करने वाले दर्जनों कर्मचारियों का पर्सनल डेटा भी पब्लिश किया है। जी, तो ये एक बड़ी खबर ये भी समीर जी आ रही है। और इधर जो जंग में शामिल हो गए हैं हूती, उसके बाद अब जो है वो इसकी इजराइल की चिंता जो है वो बढ़ गई, और उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से जो है दक्षिणी इजराइल पर हमला किया है। और ये खबर जो है ये किसी और ने नहीं है, इजराइल के ही जो मीडिया है उसने दी है समीर जी। उसने कहा है कि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा आसपास के कब्जों में सायरन बजने लगे। यह मौजूदा जंग में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर किया गया पहला हमला है। सेना का कहना है, मतलब इजरायली सेना का कहना है कि उसने यमन से मिसाइल लॉन्च करने का पता लगा लिया है और इस खतरे को रोकने के लिए काम कर रही है। और हूती विद्रोही जो उनका नारा है अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो, यहूदियों पर लानत हो, ये जो है उनका है। और इसको लेकर समीर जी ये कहा जाता है
कि जो यहूदी ये हूथी जो हैं ये अगर जंग में कूदेंगे तो इस युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा, क्योंकि अब वो लाल सागर पर जो है वो उनका कब्जा है और चूंकि अब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है तो लाल सागर एक निकलने का दूसरा रास्ता हो सकता था, वैकल्पिक हो सकता था, लेकिन अब उस पर भी ये उसकी नहीं देंगे। और इससे पहले जो हूथी हैं उनकी तरफ से सीधे सीधे एक बयान जारी करके कहा गया था समीर जी कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इसलिए एक प्रवक्ता है, उनको सुन भी लेते हैं, उनके जो प्रवक्ता है वो इस पर अपना बयान दे रहे हैं और कहा है उन्होंने कि हाँ हम इस युद्ध में शामिल हो गए हैं और हूती पहली बार हूती जो है इस युद्ध में शामिल हैं। लेकिन अगर इस युद्ध में अब उनका उतरने का मतलब अब साफ साबित हो रहा है कि अब इसराइल के खिलाफ एक और बड़ा मोर्चा, और केवल इसराइल ही नहीं, जिस तरीके से लाल सागर में भी अस्थिरता बढ़ने वाली है वो अब और ज़्यादा परेशान करेगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जो इनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। कब? इस्लामी गणतंत्र ईरान के लिए उन्होंने कहा है कि जब इसमें अगर ईरान और जिहाद और प्रतिरोध के ध्रुव के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी गठबंधन में शामिल होना, अमेरिका और इजराइल द्वारा शत्रुतापूर्ण अभियान चलाने के लिए लाल सागर का उपयोग करना, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। इस्लामी गणतंत्र और जिहाद और प्रतिरोध के ध्रुव के खिलाफ लगातार बढ़ता तनाव, तो इन्होंने उन स्थितियों की बात कही है कि इस वजह से हम इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और ये स्थितियां अब बन चुकी हैं। ये बन चुकी हैं, वो पहले भी इजराइल के जहाज़ों पे हमले कर चुके हैं। जी हाँ, इजराइल के जहाज़ों पे वो पहले भी हमले कर चुके हैं और जब हमास ने हमला किया था और उसके बाद इन्होंने इजराइल पे हमले किए भी थे और फिर जब सीज फायर हो गया उसके बाद फिर उन्होंने हमले नहीं किए थे। लेकिन इसको लेकर जो है समीर जी, ईरान संकट अगर बढ़ता है तो ये अगला जो समुद्री हॉट जोन है वो लाल सागर होगा और ये साफ तौर पर समझ में आता है, चूंकि अब ये जो वैश्विक व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र में बदल रहा है लाल सागर जो है, और ईरान के परमाणु ढांचे और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर केंद्रित होकर ये शुरू हुआ था और अब इसने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के रणनीतिक भूगोल को पूरी तरीके से बदल दिया है। अफ्रीका के लिए भी इसके परिणाम गहरे हो सकते हैं, चूंकि इस संकट से लाल सागर बेसिन के साथ साथ मौजूदा प्रतिद्वंदता और बढ़ने का खतरा है। साथ ही अफ्रीकी देशों को आर्थिक झटकों, राजनीतिक दबावों का सामना भी इसका करना पड़ सकता है और तेल की कीमतें जो है वो फिर पूरी दुनिया में गंभीर तरीके से बढ़ जाएंगी। इस बीच हूती जो है उसके अंसार अल्लाह आंदोलन जो है और उसने बाब अल मंडेब जल मध्य में जहाज़ों पर गोलीबारी शुरू कर सकते हैं, इसके संकेत भी दिए हैं। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं ये, और ये अमेरिका जो इसको स्वीकार कर रहा है कि ईरान की समाचार जो एजेंसी तस्नीम उसके खबर का हवाला देते हुए उसने मतलब चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में सेना भेजने के जवाब में एक युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। ये तस्नीम समाचार एजेंसी का कहना है। बिल्कुल, तो ये जो हूती नेता हैं अब्दुल अल मलिक अल हूती, ये इन्होंने कहा है कि यह आंदोलन सैन्य स्थिति में होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर संघर्ष में अपनी भागीदारी शुरू कर सकता है। इस आंदोलन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद में अपने इस्लामी कर्तव्य को पूरा करने में कभी संकोच नहीं किया और विभिन्न माध्यमों से ईरान के समर्थन का आह्वान किया है। इन सब के पीछे यही देखा जा रहा है अमलेंदु जी कि जो गड़बड़ी, जो शुरुआती लड़ाई की शुरुआत में ही जो एक गलती कर गए हैं इस्राइल और अमेरिका, यानी वो आयतुल्लाह अली खामेनेई को जो उन्होंने मार दिया है, इन सब के एकजुट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण वही है। और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं हूती के कमांडर, उसके बाद फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अभी क्या क्या इस मोर्चे पर चल रहा है। सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस صدق الله العظيم انطلاقا من مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية وأمام ما يحدث من العدوان الغاشم للعدو الأمريكي والإسرائيلي والذي يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة وأمتنا الإسلامية كافة لإقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى وتحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل وتأكيدا على أهمية تعاون شعوب ودول المنطقة في الموقف الحق في التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي والمخطط الصهيوني والسعي لإلحاق هزيمة كبرى بهم
واستنادا إلى موقف شعبنا اليمني الإسلامي तो ये हूती नेता हैं अब्दुल मलिक अल हूती, और ये कह रहे हैं कि अब इनके कहने का मतलब है कि अब इस लड़ाई में अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ उतर चुके हैं। अब ये एक बड़ी मुसीबत सबसे ज़्यादा वो इसराइल के लिए ही है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, सबसे ज़्यादा इसराइल के लिए ही मुसीबत है और इसराइल ही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ। और ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसराइल इस मुल्क देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं, क्या हकाम फिदान या क्या नाम उतर रहा है मेरे दिमाग से, उनका साफ तौर पे कहना है कि इजराइल इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और इजराइल की रणनीति ये है कि जो पश्चिम एशिया के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, वो हमेशा युद्ध में उलझे रहें इसी तरीके के, ताकि इजराइल अपना विस्तार करता रहे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है तुर्की के विदेश मंत्री ने। लेकिन ये हूती के जो कमांडर हैं अब्दुल मलिक अल हूती, ये उसके नेता हैं, सबसे बड़े नेता यही है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये आंदोलन सैन्य स्थिति में होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर संघर्ष में अपनी भागीदारी शुरू कर सकता है। ये इनका टेलीविजन पे संबोधन आया और संबोधन आने के मुश्किल से 5 या 6 घंटे के बाद ही हूथीज ने हमले शुरू कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जिसको वहाँ की सेना, इजराइल की सेना जो है IDF, वो स्वीकार कर रही है कि ये हमले हूथीज की तरफ से हुए हैं। तो वहाँ पर ये इस्राएली सेना पर, इसराइल में वहाँ हूतियों की तरफ से हमले हुए हैं। इससे पहले जो वहाँ पर हिजबुल्लाह हैं लेबनान के, वो हमले कर रहे हैं, और इधर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। इन सारे हमलों से मोर्चा ले रहा है इसराइल, और अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब साथ देने से मना कर रहा है या फिर साथ देने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये चीज़ें भी दोनों के बीच जो ये घबराहट है वो भी दिखाई पड़ रही है। इधर मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका भी एक बयान आया हुआ है। अमलेदु जी क्या कह रहे हैं वो? हाँ समीर जी, वो तो बहुत महत्वपूर्ण बयान है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो एकदम जो है रोने से लग गए हैं, और ये स्वीकार कर लिया है एक तरह से कहा जाए अमेरिका ने कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको अब अगर पार करना है तो ईरान को टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी आप ईरान को पैसा देकर ही निकल सकते हैं। और अमेरिका के पास का नहीं है कि अब वो इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा सके। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनसे सबको फास्ट टैग लगवाना पड़ेगा, उसमें सबको फास्ट टैग लगवाना पड़ेगा। हाँ, और सोशल मीडिया पर खूब ये वायरल हो रहा है कि ईरान को ये आइडिया जो है ये नितिन गडकरी ने दिया है। ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि ये टोल टैक्स वसूलने का जो है, और लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो टूटी सड़कों का भी टोल टैक्स दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। लेकिन ये जो है कि रूबियो का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट को उम्मीद है कि ईरान में ऑपरेशन जो महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वाशिंगटन में अफरा तफरी मची हुई है। और मार्को रूबियो ने शिकायत की कि ईरान जो है वो हॉर्मुज जल जम्मू मध्य पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने और टोल टैक्स वसूलने की योजना बना रहा है। और उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिका अकेले इसको रोकने में असमर्थ है, और दुनिया से हस्तक्षेप करने की उन्होंने गुहार भी लगाई। और ईरान ने अमेरिकी साम्राज्य को पूरी तरीके से मात दे दी, समझा जा रहा है। और ये फ्रांस में जो उनके G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बाद जो उनका वक्तव्य भी है, उसको हम लोग सुन भी लेंगे समीर जी। उसके बाद फिर क्या कहा उस पर तो मार्को रूबियो को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन उनके बयान से ये साफ है कि अमेरिका इस लड़ाई में ईरान पर हमला करके वो किस तरीके से पस्त हो चुका है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, और वहाँ पर ये किस तरीके से वो आगे की लड़ाई लड़ने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ये लड़ाई है। 1 महीना पूरा हो चुका है, अब दूसरे महीने में लड़ाई प्रवेश कर चुकी है, लेकिन लड़ाई के रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तबाही 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 नजर आ रही है चारों तरफ। अमेरिका के जिस तरह के 13-14 बेस पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। वहाँ स्थिति यह है कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। उन बेसिस पर जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ आदमी रह ही नहीं सकता है। ये हालात वहाँ पर हो चुके हैं। जो तैनात अमेरिकी सैनिक थे वो भागकर इधर उधर या होटलों में छिपते नजर आ रहे हैं या वहाँ पर शरण तलाश रहे हैं। तो बहुत एक कह लीजिए कि अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत विकट स्थिति है। निश्चित तौर पर ईरान के लिए भी है, क्योंकि ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इन हमलों का जवाब ईरान बहुत एक ताकत के साथ दे रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। और ईरान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि वहाँ की जनता ईरान के साथ, ईरान की सेना और ईरान की सरकार के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। इस मामले में इसराइल और अमेरिका ये दोनों ही पीछे दिख रहे हैं।
हाँ बिल्कुल समझिए, दोनों ही जो पीछे दिख रहे हैं साफ तौर पर। और जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने फ्रांस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बाद कहा कि यूएस को उम्मीद है कि ईरान में उसका ऑपरेशन महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। और शुरुआत में तो 4 से 6 हफ्ते का समय दिया था, और ये सीमा जो है कल से शुरू हो रही है जी, मतलब आज से शुरू हो गई। 4 हफ्ते का समय तो कल खत्म हो गया, निकल ही गया। और रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान हो सकता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए एक टोल सिस्टम शुरू करने का फैसला करे ईरान। और एक्सियोसिस और चैनल 12 के रिपोर्टर हैं बराक रेविड, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, वो हम दिखा नहीं सकते उनका बयान, चूंकि वो उनका व्यक्तिगत वो है, तो इसलिए हम उसको दिखा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने बताया कि वो रूबियो ने जो है युद्ध की समय सीमा 2 से 4 हफ्ते बताई और कहा कि यूएस इस ऑपरेशन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस रिपोर्ट में 3 ऐसे सूत्रों का हवाला दिया गया जिन्हें रूबियो की टिप्पणियों की सीधी जानकारी है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। इधर समीजी जो ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से हमने निकाल लिए, इसके बाद ईरान ने एक जहाज को वहाँ फिर जला दिया, और विजुअल जो है वो भी जारी किया है IRIB जो उसका है स्टेट टेलीविज़न जो है ईरान का, उसने वो जारी किया। उसने एक ट्वीट किया, उस पर लिखा कि कल ट्रंप के झूठ और झूठे दावों के आधार पर एक जहाज ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने की कोशिश की, जला दिया गया। वो विजुअल उसने दिखाया कि वो कैसे जहाज जल रहा है। तो वो चूंकि वो थोड़े हिंसात्मक वायलेंस वाली चीज़ें, तो हम दिखा नहीं सकते उसको विजुअल को, लेकिन उनका ट्वीट हम लोग देख सकते हैं। बहरहाल यही लिखा है उन्होंने कि कल ट्रंप के झूठ और झूठे दावों के आधार पर एक जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश की, और बड़े एक लाइन में लिख दिया कि जला दिया गया। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि उसको हमने, अगर ऐसी अब कोशिश की जाएगी तो जला दिया जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने तो हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम ही बदल दिया है, अब वो कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ ट्रंप हो गया है। स्टेट ऑफ ट्रंप हो गया। और समझिए इस स्टेट ऑफ ट्रंप को लेकर जो है बड़ा कह रहे थे, लोग हंसने लगे वहां पर, हंसी मतलब या अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप का उनके सामने ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं। अभी तक तो ईरान के तमाम दूतावास कर रहे हैं, आज भी एक जिम्बाब्वे के दूतावास ने एक बड़ा एक जबरदस्त ट्वीट किया है मखौल उड़ाते हुए, लेकिन अब तो अमेरिका के लोग ही ट्रंप के सामने ही ट्रंप का मखौल उड़ाने लगे। समझिए ट्रंप के सामने ही ट्रंप का मखौल उड़ाते हैं। हम लोग ट्रंप को भी सुनेंगे उन्होंने कहा क्या था। और असल में जो जो सऊदी अरब का सॉवरन वेल्थ फंड है, जिसमें एक और हमने जिक्र किया, ट्रंप ने कहा कि आप जो समझौता है उसमें शामिल हो जाए सऊदी अरब, तो उसमें एक मतलब दर्शकों को भरोसा दिलाया कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपने 4 हफ्ते पुराने युद्ध में अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर रही है। और उन्होंने मजाक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक दूसरे नाम से संबोधित किया, और ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप खोलना होगा, मेरा मतलब है हॉर्मुज। और उन्होंने व्यंग करते हुए आगे कहा, माफ़ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है, कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर उन्होंने आगे कहा कि फेक न्यूज़ वाले कहेंगे कि उन्होंने गलती से स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। नहीं, मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होती, ज़्यादातर तो बिल्कुल नहीं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि वेनेजुला और ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की सफलता हुई है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अब बारी क्यूबा की है। तो यानी एक नए युद्ध में जाने की तैयारी ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो ईरान में पिटाई के बाद क्यूबा में पिटाई खाएंगे, ये समझ में आता है, हम लोग सुन भी सकते हैं। बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जब वो हॉर्मुज स्ट्रेट को स्टेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं, तो वहाँ आज उनको सुनने वाले लोग ही किस तरीके से खिलखिला कर हंस रहे हैं। यानी उनको भी समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका एहसास उनको नहीं है। सुनते हैं ट्रंप को। Crushing Iran's currently, as we speak. I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange, there are 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. तो ये अब
डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है, अब उसका नाम उन्होंने बदल दिया है। लेकिन यहाँ वो पूरी दुनिया से बता रहे हैं कि कोई डर नहीं है, लेकिन अगर पार करने की जब कोशिश की तो ईरान की नौसेना ने उस जहाज को डुबा दिया और जला दिया, ये कह रहे हैं। तो ये एक तरीके की दुनिया भर को चेतावनी है कि ट्रंप की बातों में आप ना आइए, वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को गंभीरता से न लीजिए, और अगर आप लेंगे गंभीरता से तो यही नतीजा होगा। बिल्कुल उनकी मतलब आप समझिए समीर जी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश का अपने को राष्ट्रपति कहने वाला व्यक्ति जो है कितना हल्का और छिछला है जी। मतलब आप युद्ध लड़ रहे हैं, आपके सैनिकों की जान जा रही है, आपका इतना नुकसान हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था जो है डोल रही है, और उसके बाद पूरा विपक्ष परेशान है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, और आप जो है किस तरीके की बातें यहाँ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो है वो आते हैं। लेकिन इसका जो है बड़ा तगड़ा प्रहार जो है समीर जी, जिम्बाब्वे में ईरान का दूतावास है, उसने बहुत तगड़ा प्रहार ट्रंप साहब के ऊपर किया है, और उसने एक ट्वीट किया है ट्रंप की स्ट्रेट क्वेश्चन मार्क के साथ। उसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ ट्रंप एक बार देखते हैं वो ट्वीट क्या किया है जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने, और उसमें उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है, वो भी देखेंगे। लेकिन ये ट्वीट जो देखिए, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप यानी ट्रंप की स्ट्रेट, ट्रंप की एकमात्र स्ट्रेट एप्स्टीन फाइल है जो उनका गला दबा रही है। इसी स्ट्रेट की वजह से सिर्फ एक ईरानी डिफेंसिव अटैक में कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक मारे गए। फिर वह अपने भाषण में इस तरह के मजेदार जोक्स करते हैं, हजारों लोगों की जिंदगी इस इंसान का खिलौना क्यों बने। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है अमलेंदु जी। और आप ये देखें कि यही बातें ईरान वहां पर अमेरिका में जो विपक्षी नेता हैं या आम लोग हैं वो यही सारी चीजें कह रहे हैं। बिल्कुल यही सारी बातें कह रहे हैं। और एक विपक्षी नेता जो है वो सांसद जो है वो तो कह रही थी कि भाई हमारे बच्चे लड़ने क्यों जाए, ट्रंप अपने बच्चों को भेजे, वो तो जाके ट्रंप टावर खड़ा करेंगे इसके बच्चे तो, और हमारे बच्चे वहां जाकर जंग में अपनी जान गंवाएंगे। तो ट्रंप अपने बच्चों को भेजे, क्यों नहीं भेजता है। जो बात यहाँ कही जाती है खाकी नेकर वालों के लिए कि भाई जो है अब जाओ सीमा पर लड़ने के लिए, तुम तो यहाँ लाठी चलाते हैं तो सीमा पर लड़ने क्यों नहीं जाते हो फिर। तो वही बातें वहाँ कही जा रही हैं कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तो जो है वो जाकर ट्रंप टावर खड़ा करेंगे दुनिया भर में, और हमारे बच्चे वहाँ जाकर जान देंगे। और यही जो बहुत तगड़ा प्रहार जो है ये ईरान का दूतावास जिम्बाब्वे में जो कह रहा है कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी से इंसान का खिलौना क्यों बने। और बहुत ही शर्मनाक समीर जी ये है कि जिस समय ट्रंप ये बात कर रहे थे उस समय ट्रंप को सूचना मिल चुकी थी कि उनके बेस पर हमला हुआ है और उसमें उनके सैनिकों की जान गई है। बिल्कुल, वहां पर कम से कम 12 सैनिक उस अटैक में मारे गए हैं, लेकिन वहां अपने सैनिकों के मरने की सूचना तक नहीं दी जा रही है, उनके घर वालों को भी नहीं बताया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी तक नहीं, पहचान जो है वो सार्वजनिक की जा रही है। ये स्थिति वहां पर है, क्योंकि अगर मरने वाले सैनिकों की जानकारी दे दी गई तो फिर एक बड़ा विद्रोह, क्या वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल समझिए, गृह युद्ध की एकदम स्थिति आ जाएगी, और ये स्थिति इतनी खतरनाक होगी कि आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इधर समीर जी जो चर्चा हम लोग उसकी बार बार लगातार चर्चा करते रहते हैं कि ट्रंप जो है वो छल की जो राजनीति कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छल की राजनीति इससे नहीं होती है। लेकिन अब चर्चा ये है कि ईरान में अब उनका दावा है, हालांकि उनकी ट्रंप का, कि अब ईरान में केवल 3554 टारगेट बचे हैं, बाकी हमने सब नष्ट कर दिए। और इधर खबर ये आ रही है कि यूएस जो अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वहाँ तैनात करने वाला है। और ये खबर तब आई है कि जब ईरान के हालिया जवाबी हमलों में 12 अमेरिकी सैनिक जो है वो उनकी जान चली गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान को फौजी तौर पर पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमने सुनवाया उनको, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से तबाह कर दिया है, और अब उसमें पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं बची है। इसके बाद जो है इस तरीके का आ गया। अब जो है खबर ये है कि अंतिम प्रहार के लिए ट्रंप विकल्पों का मसौदा तैयार कर रहे हैं, और मध्य पूर्व में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज HHW बुश जो है उसको तैयार करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में ईरान के जो है वो 2 बड़े स्टील कारखानों और एक पावर प्लांट और एक नागरिक परमाणु स्थलों, जिसमें बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, उस पर हमले के बाद तेहरान ने जो है मतलब ईरान ने अपने दुश्मनों से भारी कीमत वसूलने की कसम खाई है। उसके बाद उसने ताबड़तोड़ हमले
किए भी हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता तो है। ये तो तैनात किए जा रहे हैं, भेज रहे हैं। अभी कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ ईरान ने 1 लाख अपने सैनिक उतारने की तैयारी में, 10 लाख सैनिकों को उतारने की तैयारी में है। और कई ऐसे लोग हैं जो खुद से वहां पर एक एप्लीकेशन दे रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि हम भी इस लड़ाई में उतरना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी अनिवार्य जो सैन्य उसमें सेना में जाना है, वहां पर सेना में अपना सेवा देना। एक और बड़ी बात यह है कि ये आप तमाम जो दावे हैं, अगले दिन 2 दिन 4 दिन के बाद उन सारे दावों की हवा निकल जाती है। सबकी हवा अब आप ये देखिए, अभी पिछले दिनों अब्राहम लिंकन और 2 और इनके जंगी पोत जो है वो तैयारी में थे कि दोबारा लौट रहे हैं। कहाँ गए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। जब मालूम पड़ता है कि थोड़ा नजदीक आते भी 400-500 किलोमीटर, तभी एक हमला होता, फिर भाग जाते हैं। तो ये हो रहा है। इधर कल समीर जी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का पत्रकार है, वो वहाँ था, वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग वो कर रहा था, उसका विजुअल देखा मैंने फेसबुक पे। तो वो बता रहा था कि भाई यहाँ तो माइनस में तो वहाँ चल रहा था टेम्परेचर, ज़बरदस्त ठंड थी और एकदम से बारिश भी हो गई। और उस बारिश के बीच में रात का वहाँ का 1 बज रहा था और सड़कों पर महिलाएं जो हैं वो भी हाथों में तिरंगा झंडा, उनका ईरान का भी तिरंगा झंडा है, वो लिए हुए और अल्लाह अकबर इंतकाम इंतकाम नारे लगाती हुई वहाँ दिखाई पड़ रही हैं खूब। और पूरे सड़कें जो है भरी हुई हैं नागरिकों से। तो वो कह रहा था कि यहाँ तैयारी जो है 10 लाख तो उसने अपने रिजर्व सैनिक जो है वो तैयार कर ही दिए। उसके अलावा आम नागरिकों को इतना हथियार दे दिया है कि अब अगर ये हमला करते हैं तो इनकी कब्रें यहाँ खोद दी जाएं। तो अगर अमेरिका यहाँ आता है और थल सेना के जरिए अपने उतारता है तो सबकी यहाँ कब्रें बनेंगी। आम ईरानी नागरिक जो है वो हथियार लेकर लड़ाई लड़ेगा। तो ये वहाँ स्थितियाँ हैं। तो ट्रंप साहब पता नहीं किस मुगालते में हैं। अगर समीर जी 150 भी मतलब जमीनी युद्ध में हो गए, उनके खेत रहे उनके सैनिक, तो तबाही मच जाएगी अमेरिका में बहुत बुरी तरीके की। लेने के देने पड़ जाएंगे ट्रंप को, अमेरिका छोड़कर भागना पड़ेगा, अमेरिकी दौड़ा लेंगे ट्रंप साहब को। समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। बिल्कुल। और ये जो भी ईरान के लोगों का जो समर्थन है, ईरान की सेना को यही सारा समर्थन, यही उनका जो मोराल बूस्टअप करने में काम आ रहा है। दूसरी तरफ अगर इसराइल को देखें तो वहाँ प्रधानमंत्री नेतान्याहू का आता पता ही नहीं है। अभी पिछले दिनों उन्होंने ये बताया कि हाँ मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, उसके बाद से फिर वो गायब है। और वहाँ जो जिस तरीके का उनके कल विपक्ष के नेता हैं अमलेंदु जी, उनका जो बयान आया कि यहाँ सेना को उन्होंने लड़ाई में झोंककर और खुद गायब हो गए हैं, तो ये चीजें वहां पर उनकी जनता को उनके खिलाफ कर रही हैं। और ये दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं समीर जी। और वहाँ मंत्रियों को जो घेरा जा रहा है कि भाई तुम जो नव नाजी हो। हम लोगों ने विजुअल दिखाया भी था एक बार कि वहाँ किस तरीके से एक सुरक्षा गार्ड जो है महिला, वो वहाँ के जो आंतरिक सुरक्षा मंत्री हैं उनका गला पकड़ रही है कि तुम्हारी वजह से हमारे लोगों की जान जा रही है और ये युद्ध जो तुम्हारी वजह से तुम नवनाजी हो। और कल जो उनके विपक्ष के नेता हैं उन्होंने तो साफ तौर पर समीर जी कहा कि भाई ये युद्ध में हमारे सैनिकों को मरता हुआ छोड़कर सरकार वहाँ से भाग गई है। तो अब ट्रंप साहब तो बातें बहुत लंबी चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू कहाँ है वो फिर पता नहीं चल रहा है। और बहुत ख़राब विजुअल्स जो है वहाँ से आ रहे हैं अब इसराइल से समीर जी। जिस तरीके के विजुअल्स गाजा से देखिए, ये है वो जो वहाँ का उनका मंत्री था जिसको घेर रही महिला, इसको हम फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ, ये वहाँ पर महिला है और वहाँ के मंत्रियों को अगर वो सामने आ रहे हैं तो किस तरीके से वो आम जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। एक बार देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर और क्या कुछ उनसे बातचीत हो रही है। हालांकि ये हिब्रू भाषा में बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये उनकी नाराजगी तो दिखाई पड़ रही है बहुत स्पष्ट तरीके से। और ये सारी चीजें हैं जो वहां पर वहां की सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ जाती दिख रही। चूंकि सेना भी क्या करेगी, वो तो सरकार के अपने आदेशों का, निर्देशों का ही पालन करेगी। देखते हैं यहां पर ये क्या कुछ हो रहा है। तो ये वहां दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इस्राएल के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे उनकी कैबिनेट के और मंत्री अगर वो लोगों के बीच अगर पहुंच रहे हैं, किस तरह से उनको
लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल समझ जी, गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और जिस लक्ष्य के साथ, अब तो लक्ष्य मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि अमेरिका का क्या है। कहाँ तो गए थे रिजीम चेंज कराने के लिए और रिजीम चेंज के लिए आप कह रहे हैं भाई किसी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, पैसा लेकर ही खोल दो, टैक्स लेकर ही खोल दो। अब यहाँ तक गिड़गिड़ाने की नौबत जो है वो आ गई है, ये समझ में आ रहा है समझिए। लेकिन इस बीच ईरान के जो जर्मन के जो चांसलर हैं मर्ज, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर सचमुच सत्ता परिवर्तन ही लक्ष्य है, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना अगर वही लक्ष्य है, तो मुझे नहीं लगता कि वे इसे कभी हासिल कर पाएंगे। और उन्होंने आगे और जो बात कही वो और भी ज़्यादा गंभीर है समीर जी, और उनका कहना है कि अमेरिकी और इजरायली हर गुजरते दिन के साथ इस संघर्ष में और भी गहरे उलझते जा रहे हैं और मेरी नज़र में उनके पास कोई रणनीति नहीं है। और अभी उनके राष्ट्रपति का भी बयान आया था, जबकि जर्मनी उनका बड़ा सहयोगी, ब्रिटेन की ही तरह बहुत ही बड़ा सहयोगी अमेरिका का है। तमाम युद्धों में वो इनके साथ रहा है, उनकी दोनों की भागीदारी रही है। अब ये किस तरीके से इस लड़ाई में, दरअसल इस लड़ाई को जैसे देखा जा रहा है कि इसको एक वॉर ऑफ चॉइस इसका नाम ही दे दिया गया है, एक मुहावरा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये सीधे सीधे ये ट्रंप की लड़ाई है जिसमें उन्होंने अमेरिका को झोंक दिया है। और ट्रंप इस लड़ाई में खुद क्यों झोंके गए हैं, वो नेतान्याहू का दबाव है। और आप देखिए कि अभी जो ईरान के दूतावास ने, जिम्बाब्वे वाला दूतावास है, उसने स्पष्ट तरीके से बता दिया, उसने एकदम स्पष्ट तरीके से बता दिया कि भाई ये एपस्टीन फाइल जो है वो है और इसकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि आपके 12 सैनिक जो है उनकी जान चली गई और आप जो है वो हंस रहे हैं। तो ये बहुत निर्लज्जता जो है, हालांकि ट्रंप निर्लज्ज ही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी निर्लज्जता ठीक नहीं है। और पता नहीं कैसे अमेरिकी हैं जो इस ट्रंप को बर्दाश्त कर रहे हैं भाई। अब या तो वहाँ हो रहा है विरोध, तो उस तरह की खबरें नहीं, हालांकि विरोध तो वहाँ भी हो रहे हैं, रोज सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये इतनी निर्लज्जता के साथ बातें कर रहा है ट्रंप, तो मतलब लज्जा निरपेक्ष है, इसका मतलब ट्रंप, यही समझा जा सकता है समीर जी। लेकिन इस बीच एक सीनेटर हैं अमेरिका के, जिम मैकगवर्न, और उन्होंने समीर जी एक बड़ी बात कही है। अभी तक तो ये था कि ये वो मागा जो था उसका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो पहले कहा गया कि अब ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इजराइल फर्स्ट हो गया है, लेकिन अब उनका कहना है कि इजराइल फर्स्ट नहीं, अब ये ईरान फर्स्ट हो गया। और क्यों हो गया हम तो सुनते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्यों। बिल्कुल, तो सुनते हैं जिम मैकगवर्न को, जो कि वहां के सीनेटर हैं, वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका जो लड़ाई में ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उनको सुन लेते हैं। It's day 27 of Trump's reckless and illegal war in Iran, and he's already spent $33 billion on this war. And to put that in perspective, that's 4 times what we spend on nutrition assistance for new moms and babies who can't afford formula or food. I mean, they're dropping bombs on elementary school kids in Iran, and yet they can't find the money to make sure that young mothers and babies are fed here in the United States. This is all screwed up. तो ये जिम मैकगवर्न है, वहां के सीनेटर हैं, कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व में अपनी मर्जी के एक युद्ध पर 4 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, जितना हम पूरे साल में उन अमेरिकी माओं और उनके बच्चों को पोषण देने पर खर्च करते हैं जब वे खाना खरीदने में असमर्थ होते हैं। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो नारा था डोनाल्ड ट्रंप का, अब ईरान फर्स्ट क्यों हो गया है, अब ये सवाल पूछ रहे हैं, सीधे सीधे ये कह रहे हैं। और वहां पर है कि ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गए हैं और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने पूरे अमेरिका को इस लड़ाई में झोंक दिया जी, पूरे उसको एक झोंक दिया है साफ तौर पर। और ये कहा जा सकता है कि अब अमेरिका में विरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पर ट्रंप साहब उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादा अपने सैनिकों की शहादत करवाएंगे, शायद उसके बाद समझ में आए, ये भी हो सकता है समीर जी। और अब तक अच्छा, कल तो बहुत मतलब पागल हो गया था ट्रंप एकदम, और कहने लगा कि ये जो देशद्रोही मीडिया है, ये फेक न्यूज़ फैलाने वाला, इन्होंने अगर फेक न्यूज़ फैलाना बंद नहीं की तो उन पर मुकदमे कर देंगे, इनको जेल में डाल देंगे। इस तरह की बातें भी पागलपन की वहाँ मतलब करने लग गया कि ये मतलब वहाँ का जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका की पिटाई हो रही है, तो अब वो दिखा रहा है तो कह रहा है कि इनको जेल में डाल देंगे, फेक पागलपन की हद तक जो आ गया। अच्छा, अब नाराज हो रहा है नाटो के ऊपर और कह रहा है कि नाटो कागजी शेर है, पेपर टाइगर है, और उसकी आलोचना कर रहा है। अच्छा, इधर एक चीज है, एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है अमलेंदु जी, अब आप मीडिया की बात कर रहे हैं इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं कि वहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और धमाका किया है।
वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की है उस दौरान, और ना तो अमेरिका के किसी अखबार में कभी कोई खबर आई, ना ही भारत के, लेकिन अमेरिका के अखबार ने जब ये खबर कंफर्म की तो उन्होंने फिर छाप दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया है समीर जी, वो बहुत बड़ी खबर है। और ये सवाल यहाँ भी उठते हैं, और इस खबर को वहाँ की जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। यानी यहाँ छुपाया गया, तो मोदी जी ने यहाँ क्यों छुपाई इस बात को, ये भी सवाल है। हुआ ये समझिए, आप बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी कि शुक्रवार को जब बातचीत की थी ट्रंप ने मोदी जी के साथ, तो उस बातचीत में एलन मस्क भी शामिल था। अब एलन मस्क क्या है, जो दो राष्ट्राध्यक्षों की या राष्ट्र प्रमुखों की या कई प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति के बीच में मौजूद है। क्यों पश्चिम एशिया यानी दक्षिण पूर्व के मामले पर बात हो रही है, उसमें इनकी क्या जरूरत है। और ना ट्रंप बता रहा है कि एलन मस्क शामिल है, और ना मोदी जी बता रहे हैं एलन मस्क शामिल है। तो ये दोनों अपने अपने देश के साथ ये एक तरीका विश्वासघात है। इसको लेकर उनसे एएनएस जो एक जो न्यूज एजेंसी है भारत की, उसने ही उनसे सवाल पूछ लिया, प्रेस सेक्रेटरी जो कैरोलिन लेविट थी, कि तो उस पर उसने जवाब दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये प्रोडक्टिव बातचीत थी, ये कह दिया उन्होंने। और चूंकि उसने कहा, रिपोर्ट में कहा गया था कि एलन मस्क भी उसमें कॉल में शामिल था, तो ये बात यहाँ छिपाई गई। तो अब यहाँ पे इस पर बवाल हो सकता है, विपक्ष इस पर सवाल पूछ सकता है कि भाई अगर एलन मस्क शामिल था, आप यहाँ सर्वदलीय बैठक में नहीं आ रहे हैं, जी हाँ, और एलन मस्क आपकी उस बैठक में शामिल हो रहा है उस कॉल में, तो क्या है बीच ऑफ ट्रस्ट ये भी है। इसको लेकर सवाल उठ सकते हैं, विपक्ष इस पर सवाल कर सकता है, बाकी विपक्ष के ऊपर करे या नहीं करे, हमारा काम खबरें देना है, वो खबरें जो आती हैं वो हम देते हैं। हाँ, लेकिन एक जो और ट्रंप की बात अब हम लोग कर रहे हैं उनके बयानों की, अब वो बयान कितने भी इधर उधर के दे रहे हो, लेकिन है तो अमेरिका के राष्ट्रपति। एक और उनका बयान बड़ा चर्चा में है, और वो भारत में सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अमलेंदु जी, वो कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा लूजर्स के साथ रहता हूँ, जो बहुत सफल लोग होते हैं उनको मैं अपने साथ लेकर नहीं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री भी उनके परम मित्र हैं। ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये पोस्ट डाल रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं ये उन्हीं के लिए तो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं के लिए नहीं कह रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है और खिंचाई खूब ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। अब ट्रंप हालांकि उनके लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये कह सकता है ट्रंप की मैं पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा, तो उनके लिए भी कह सकता है। आप जो जवाब तक नहीं दे पाते, नहीं दे रहे हैं, और 80 बार कह चुका कि मैंने रुकवाई जंग, फिर अभी कह दिया। लेकिन इस बीच समीर जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर, और यहीं से समझा जा सकता है कि खाली देशों को सतर्क हो जाना चाहिए, जो बात ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्किन कह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि वाशिंगटन ने यूक्रेन के ऊपर ये दबाव डाला कि जो डोनबास का क्षेत्र है वो आप अमेरिका को सौंप दीजिए, तब हम आपकी जंग रुकवा देंगे, आपकी मदद करेंगे। ये उन्होंने ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया। इस पर मार्को रूबियो से जब पूछा गया, और ये आरोप जो है मतलब ये कहाँ लगाया उन्होंने, राइटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की अपनी पेशकश को इस शर्त पर रखा था कि कीव जो है वो डोनबास के सभी विवादित इलाकों को रूस को सौंप दे। और उन्होंने अफसोस भी जताया था कि अमेरिका यूक्रेनी पक्ष पर और दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है, और दावा किया था कि अमेरिकी इन गारंटियों को उच्च स्तर पर अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते यूक्रेन जो है वो डोनबास से पीछे हटने के लिए तैयार हो जाए। अब मार्को रूबियो ने पेरिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ज़ेलेंस्की के दावे जो हैं ये झूठे हैं, और उन्होंने कहा कि ये झूठ है, मैंने ऐसा उन्हें कहते हुए सुना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सच नहीं है। और जब उनसे राय पूछी गई कि ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें जो बताया गया था वह बिल्कुल साफ है, सुरक्षा गारंटियां तब तक लागू नहीं होंगी जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद को सीधे तौर पर युद्ध में शामिल कर लेंगे, ये उन्होंने कहा। यानी एक तरीके से पिछले दरवाजे से ये बात स्वीकार कर ली कि उनको सुरक्षा गारंटी नहीं दी गई थी,
जेलेंस्की को, और जेलेंस्की कहने की सुरक्षा गारंटी देने की बात तब की गई जब हम उनको डोनबास के विवादित क्षेत्र सौंप दें। और वही तो लड़ाई का मेन कारण है भैया। वो तो अगर होता तो आपकी मध्यस्थता की क्या जरूरत है दोनों के बीच में। हाँ, तो यानी कि दो बंदरों की लड़ाई में जो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो अपना माल मारना चाहता है, तो बंदर जो है वो इस तरीके से काम करना चाहता है। तो ये जेलेंस्की ने बता दिया। बिल्कुल, ये जेलेंस्की ने बता दिया। उधर मसूद पेजेशकियन ने जिस तरीके से अब अरब देशों को कहा है कि आप भी अब इसका पुनर्मूल्यांकन करिए कि क्या आपने जहां अरबों खरबों डॉलर अब तक खर्च किए हैं वो किस तरीके से आपकी सुरक्षा देने में वो सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ आप के ऊपर जब आपको ही खतरे में डाल रहे हैं, आपके ऊपर अपनी तरफ से कोई खतरा नहीं है, अमेरिका की वजह से आप उन खतरों को झेल रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले जब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन ठिकानों पर हमले होंगे तो आसपास के इलाकों पर भी उन देशों को भी कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ही, और वो नुकसान उनको झेलने पड़ रहे हैं। इधर अमेरिका उनके नागरिकों को, लोगों को ढाल बना रहा है। अमेरिकी